दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कवर करने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि C-TET में ऑलरेडी आए हुए हैं। अगर आप C-TET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो का आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले भी हमने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर किए हुए थे और ये है वीडियो का पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता? बताइए इनमें से कौन सा है जो आकलन की यानी असेसमेंट के मीनिंग को नहीं समझाता? तो फर्स्ट है, वो बोल रहा है यह मूल्यांकन है। दूसरा बोल रहा है यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है। तीसरा बोल रहा है यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का निदान करने में सहायता करता है। और चौथा बोल रहा है यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो आकलन के अर्थ को नहीं समझाता, असेसमेंट की मीनिंग को नहीं समझाता? तो वो है यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये आकलन के अर्थ को नहीं समझाता, विद्यार्थी को नॉमिनेट करने में हेल्प नहीं करता है, स्टूडेंट को नॉमिनेट करने में हेल्प ये नहीं करता। तो ये क्या क्या चीज़ें करता है? ये मूल्यांकन करने में मदद करता है, एनालिसिस करने में मदद करता है, ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का डायग्नोस करने में, निदान करने में सहायता करता है। यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का भी एक तरीका है। और अच्छे से अर्थ को समझे तो देखिए, आकलन जो होता है ना, वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन या इसका जो है एनालिसिस, विश्लेषण करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है, आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, उसकी निपुणता, प्रभाव या परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आकलन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आकलन करके हम विद्यार्थी या स्टूडेंट की में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसने कितना अचीवमेंट किया है, उसको समझा जा सकता है, उसको समझने में ये हेल्प करता है आकलन। और ये जो आकलन होता है ये स्कूल टाइम में पढ़ाते पढ़ाते भी किया जा सकता है, पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद भी आकलन किया जा सकता है। आकलन की बात करें तो एक भौतिक आकलन होता है और एक मानसिक आकलन होता है। भौतिक में क्या होता है, फिजिकल चीज़ें देखी जाती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, ठीक है। और मानसिक आकलन में बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है, और या विजडम हो गया, इंटरेस्ट है, अचीवमेंट है, योग्यता है, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है? इसमें से क्या है जो गणित में, मैथ्स में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का संकेतक नहीं है, इसका इंडिकेटर नहीं है? तो बताइए। तो पहला बोल रहा है कि विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में कन्वर्जेंट थिंकिंग का उपयोग करते हैं, अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम है। तीसरा बोल रहे हैं कि विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्य नीतियों का उपयोग करते हैं। और चौथा है विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें से ना ये तीनों सही हैं। विद्यार्थी लचीले सोच में सक्षम है, विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीति का उपयोग करते हैं, और विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। सिर्फ ये वाला गलत है, जो गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है, वो ये है कि विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अब समझते देखिए अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन होता क्या है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है। देखिए सबसे पहले कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग की यदि हम बात करें कि आपकी बुद्धि जैसे यहाँ पे सोच रही है बड़ा, अब बड़ा से हम क्या हो रहे हैं, संकुचित होते 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 एक पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपका अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो गणित में हम बात कर रहे हैं ना, कि गणित में जो रचनात्मकता का संकेतक नहीं है वो यही नहीं है, क्योंकि गणित में हम क्या करेंगे कि एक छोटे पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से हम आगे बढ़ने की ओर जाएंगे, तो ये होता है डाइवर्जेंट। तो ये होता है तो गणित में हम जो है संकेतक के रूप में
डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं, कन्वर्जेंट का नहीं। ठीक है, यानी छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते हैं। जब हम सोचते हैं कोई पॉइंट पे तो आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी सोच बढ़ती जाती है और न कि ये होती है। तो इसीलिए जो है गणित में जो रचनात्मकता का संकेतक है वो है डाइवर्जेंट, और संकेतक नहीं है तो वो है कन्वर्जेंट। ठीक है, इसीलिए जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है यानी अभिसारी चिंतन है वो संकेतक नहीं है वाले ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे पूर्ण वर्ग, एक परफेक्ट स्क्वायर बना देती है, तो 3x + 2 का मान बराबर है यानी इक्वल है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले x का मान निकालना है। इसमें बोला जा रहा है कि 955 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालने के लिए एक नियम का यूज करते हैं, जैसे 955 ये मैंने लिखा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले x निकालना है कि x क्या है जिसको हम इसमें जोड़ेंगे तो ये जो 955 है ना वो एक ऐसी संख्या बन जाए जो एक परफेक्ट स्क्वायर रहे। जैसे कि मैं लिखूंगा 4, तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ऐसे टाइप से बनाना है। अगर मैंने लिखा 3, अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसे हम स्क्वायर बनाएंगे तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 4 हो जाए, ऐसे टाइप से। तो ये x का मान क्या हो गया, 1, ऐसे टाइप से आपको निकालना है। तो यहाँ पे 955 का ये तो स्क्वायर नहीं है लेकिन इसके आसपास कोई स्क्वायर है तो उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया है 2 का जोड़ा बनाते हैं इकाई साइड से, वंश साइड से। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, और ये अकेला है तो अकेला के लिए नहीं बनेगा, तो ये अकेला है तो अकेला ही लिखते हैं। अब यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 3 जगह लेना रहता है, यहाँ पे लेना रहता है, यहाँ पे लेना रहता है और यहाँ पे लेना रहता है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, छोटा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3 का गुणा करिए, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 9 में से 9 हो गया, 0 0 नहीं लिखते हम, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अब जोड़ा बनाया है तो जोड़ा मतलब 55 एक साथ लिखेंगे। जैसे नॉर्मल भाग में क्या करते हैं, जोड़ा नहीं बनाते हैं तो एक एक करके नीचे लिखते हैं। अब जोड़ा बनाया तो एक साथ ही लिखेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसा नंबर लेना है जो कि यहाँ पे भी लेना है, 3 के बगल में, यहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी। अगर ये आगे बढ़ता है तब, अगर ये यहीं पे खत्म हो गया तो आगे यहाँ पे नंबर नीचे में लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे सबसे छोटा हम 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 1 ले रहे हैं, और यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं। वैसे तो अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए 61 और ये 61, तो ये हो जाएगा 61 एकम 61। अब यहाँ पे घटाइए, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5। देखिए ये 61 बड़ा है ना, तो 61 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। कैसा 6, -6 बचेगा। यानी कि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है अब, है ना। वैसे जरूरत रहती है तो फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे जोड़ते हैं, ये 2 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, फिर यहाँ पे नंबर लेते, यहाँ पे लेते, ऐसा। तो हमारा आंसर आ गया 6 -6, यानी कि हमें 955 में क्या जोड़ना पड़ेगा, -6 जोड़ना पड़ेगा। सॉरी, यानी कि यहाँ पे -6 आया है, हमें जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि -6 इसलिए आया क्योंकि इसमें ना -6 कम पड़ रहा है इसको स्क्वायर बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे -6 आया है। तो हम क्या ऐड करेंगे, 955 में 6 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 961। अब ये जो 961 है वो कितना किसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर है 31 का, 31 का, है ना। तो हमने ऐड क्या किया है, x मतलब 6 ऐड किए हैं, तो x की वैल्यू क्या हुआ, 6 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 3x + 2 चाहिए। तो 3x + 2 यानी कि 3 × 6 + 2, तो 6 × 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन है इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, निकालना है स्क्वायर वगैरह, ऐसे इस रूल से आपको निकालना है। एक और तरीका ये भी है
कि आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 955 यानी किसके आसपास है, ये 1000 के आसपास है ना, 1000 के आसपास है। तो 1000 के आसपास है यानी कि आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 900 के आसपास है, 900 और 1000 के बीच में है, तो 900 किसका स्क्वायर होता है, तो 900 स्क्वायर होता है 30 का, है ना। तो 900 से ऊपर है मतलब 30 के आस ही पास होगा, ऐसा टाइप से भी आप एड लगा सकते हैं दिमाग, 31 का गुणा करिए 32 ले सकते हैं, है ना, ये भी ट्रिक है। और अगर ये वाला प्रैक्टिस है ना तो इसमें एग्जैक्ट निकलेगा, कुछ भी आपको कोई भी नंबर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है, प्रत्येक से डिविजिबल है। ठीक है, 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी नेचुरल संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है जो संख्याओं 3, 5 और 7 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो देखिए प्रत्येक से विभाज्य की बात हो रही है 3, 5 और 7 से, तो तीनों का पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 3, 5 और 7 का, तो 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो वही चीज निकलेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों का। तो तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इसमें 2, 3, 4 ऐसा तो है ही नहीं है ना, सब अपने आप से ही ये डिवाइड होगा। तो 5 ये हो जाएगा 15, यानी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 और ये 7, तो 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 105 क्या है, 105 है इसका एलसीएम। क्या है, एलसीएम। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीनों से डिवाइड होगा, तीनों से डिवाइड 105 होगा। अब 105 के बाद क्या आ सकता है, 105 और इंटू 2 करिए, इसका पहाड़ा पढ़िए, तो 105 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 210। अब इसी में 3 का गुणा करिए, 3 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 315। ठीक है, 105 और 105, 105 210, 210 में फिर 105 करोगे तो 315, फिर इसमें 4 का गुणा करिए, 4 के, तो 4 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, है ना। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे, 5 का गुणा अगर हम करते हैं 5 का, तो ये तो सीधा 500 से पार हो जाएगा, 525 हो जाएगा। लेकिन हमें देखना यहाँ पे 1 and 500, 1 और 500 के बीच ऐसी प्राकृत संख्या निकालना है जो 3, 5 और 7 से विभाज्य हो। तो ये 525 क्या है, 525 तो ज्यादा है ना, बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना 500 से, तो इसको रिमूव कर दीजिए। तो कौन कौन से संख्या मिले, ये 105, 210, 315 और 420, यानी 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्याएं मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो ऐसा आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर मिला उसी का आपको पहाड़ा पढ़ना है, 2, 3, 4, 5 जितनी बार भी, फिर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो सबसे पहले रीड करते हैं चारों को। दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना दिया है, दूसरा दिया है यह समझना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब कैसे किया जा सकता है, तीसरा बोल रहा है गणित में शॉर्टकट खोजना, चौथा बोल रहा है गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग गणित में जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो ये है गणित में शॉर्टकट खोजना, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। जब भी जैसे कोई टीचर पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना सर शॉर्टकट में बताइए ना, शॉर्टकट में, तो यही जो है ना शॉर्टकट में, गणित में शॉर्टकट खोजना, इसे ही गणित में सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए गणित का जो रूल है वो ये है कि गणित जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें हर एक रूल एंड रेगुलेशन, हर एक स्टेप से होकर के गुजरना चाहिए, ताकि हमें हर चीज़ें, हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो।
और इसीलिए इसे सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। और आज की जो दुनिया है वो इसी शॉर्टकट के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन शॉर्टकट एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ठीक लगता तो है, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं। शॉर्टकट की एक कमी ये भी है कि इसे हम भूल जाते हैं, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग पढ़े रहते हैं ना, तो उसे हमेशा याद रखते हैं, यानी आसानी से भूलते नहीं हैं। अगर भूल भी गए तो फिर भी इसे याद कर लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो शॉर्टकट जितना स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर हम अच्छे से सीख गए रूल रेगुलेशन को तो हमें शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतने ही स्पीड में हम प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।